बट ये घटना है 2017 की। बट जैसा उसका नाम है आम्रपाली विलेज, उसका जाने का रास्ता भी वैसा ही था, वो विलेज नुमा ही था। जीडीए की वाइस चेयरमैन उस वक्त कंचन वर्मा होती थी, IAS ऑफिसर कंचन वर्मा, जीडीए की वाइस चेयरमैन। कंचन वर्मा को हमने एक स्लिप भेजा, विद इन 5 मिनट उन्होंने हम लोग को बुला लिया। अपने आप को ज्यादा तेज बनते हो, कभी ये काम करके दिखाओ तो पता चलेगा कि ये आसान नहीं होता है। जो मेरे नेवर हैं, वो हैपन टू बी अ लीडिंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने मुझे कॉल किया कि आपके ऊपर FIR हुआ है, आपको इस पे क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया। मैंने कहा FIR हुआ है, हमारी सोसाइटी की घटना 1 घंटे के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे विख्यात हो गई। देश के सारे मीडिया में मेरी सोसाइटी बैड रीजन से न्यूज में थी फॉर द कोविड हॉटस्पॉट। As has been the case in some other parts of the country, high-rise societies are proving to be COVID hotspots in Uttar Pradesh's Ghaziabad now. In only the Amrapali village society, more than 300 families are COVID positive. I'm joined by RWA President of the society, Mr. Deepak. Mr. Deepak, what is the situation right now in your society? Situation is completely beyond our control. At this point of time, we don't have any oxygen. 1500-1600 लोग जहां अफेक्टेड होंगे, एंड ही वाज डीलिंग विद ईच एंड एवरी सिचुएशन, विद द लास्ट राइट्स, विद देयर हॉस्पिटल एंड एवरीथिंग, विद द जर्नलिस्ट। मैं सोसाइटी के नजदीक आ गया हूँ, मदर की डेड बॉडी पिछली सीट पे है, आप प्लीज अलाउ करा दो। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर वाले एक बार आखिरी बार देख लें उनको। कांधा देने के लिए भी तो 4 आदमी चाहिए होता है सर, तो कम से कम 1 या 2 आदमी तो और भेजो मेरे पास। 50 से ज्यादा लोगों के क्रीमेशन में उन्होंने मदद की है, और कुछ क्रीमेशन तो उन्होंने अपने अकेले बलबूते पे किया है। जैसे वो अनाज मंडी में बोरा फेंका होता है ना, बोरियां फेंकी होती हैं, वैसे 250-300 डेड बॉडी पड़ी हुई थी। एक अंकल थे, वो टेनेंट थे, वो इतने हैवी थे कि उनको उठा पाना मुश्किल था। सुनील चौधरी जी ने उनको अपने कंधे पे उठा के नीचे गाड़ी में लेके आए। सोसाइटी में लगभग 5-6 लोग रहते हैं, किसी भी रेसिडेंट ने मदद नहीं की है, कोई भी रेसिडेंट आगे बढ़ के नहीं आया। मतलब 1 साल का डेडिकेटेड हार्ड वर्क और पेशेंस, हैट्स ऑफ टू यू सर। So today once again viewers, welcome to RWA run by Sheikh Hash, the special talk show on RWA। और आज के गेस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल होने वाले हैं, मिस्टर दीपक कुमार फ्रॉम गाज़ियाबाद। आज से पहले मैंने और शेखर ने जब भी डिस्कस किया, सो वी डिस्कस अबाउट द RWA दैट इज़ होस्टेड एंड रन इन द सोसाइटीज़। बट हम लोगों के लिए भी एक न्यू इन्फॉर्मेशन था कि जब सारी RWAs ऑफ द सिटी, रादर फरीदाबाद, नोएडा, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, जब उनमें कोई क्लैश होता है, जब उनको कोई अपलिफ्टमेंट की या कोई हेल्प चाहिए होती है, तो कौन रोल प्ले करता है। सो देयर इज़ अ फेडरेशन ऑफ ऑल द RWAs। सो RWA की भी RWA है, जो हमें आज पता चला अपने नए गेस्ट दीपक कुमार जी से। सो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और सर 7 साल 2 महीने पूरा अपना गाज़ियाबाद की एक सोसाइटी विच हैज़ मोर देन 1000 रेजिडेंट्स, 1000 से ज़्यादा फैमिलीज़ को केटर करना 7 साल 2 महीने एज अ प्रेसिडेंट, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। और सर पिछले 2 साल से प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ऑनर्स गाज़ियाबाद। सो ह्यूज अचीवमेंट इन लाइफ। और अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्शंस, व्हेन वी टॉक अबाउट RWA, सर का बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूँ। सर इज़ ओरिजिनली फ्रॉम बिहार, एंड बिहार हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूलिंग लाइक स्टेट फॉर व्हेन इट कम्स टू इलेक्शंस। मैंने पहले भी अपने पॉडकास्ट में बोला है, तो बहुत दिलचस्प बात होने वाली है। आई कैन गारंटी यू कि अगला 1 घंटा आपकी लाइफ में वो मसाला, वो इनसाइट्स, वो स्टोरी लेके आने वाला है शेख हैश पे, जो आप शायद लाइफ टाइम लेसन्स हो सकते हैं आपके लिए, इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ द RWA, नो मैटर व्हाट द साइज ऑफ योर सोसाइटी। So Deepak sir is into the business of interiors for a very long time, and he is working across the borders, India, Sri Lanka, Nepal, China, with lot many big renowned companies। और सर इतने लॉन्ग टेन्योर के बाद, इतना सारा प्रेसिडेंट की पोस्ट पर, तो सर के सारे इनसाइट्स, चैलेंजेस, बिफोर दिस पॉडकास्ट वी हैड अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन ऑफ 1 आवर। सो इतना कुछ सुनने को मिला, स्ट्रेट डॉग की प्रॉब्लम्स से लेकर के, आपकी RWA के क्लैशेस से लेकर के, जहाँ टाइमली इलेक्शंस नहीं हो रहे वहाँ के प्रेसिडेंट का रोल प्ले करना एज अ फेडरेशन, क्या क्या मुसीबतें हैं जो DM, CM और MLA लेवल तक की प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस कर रहे हैं। सर वेलकम टू द शो वंस अगेन।
तो सर जो इनसाइट्स, जो मज़े की बातें अभी हम लोग कर रहे थे शो के ऊपर, तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला सवाल सर से यही है कि 7 साल का इतना लंबा टेन्योर और फिर 2 साल अभी कंटिन्यूइंग पोजीशन में हैं आप, सो सच अ लॉन्ग जर्नी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मेरा सवाल फ़िलहाल RW से रिलेटेड नहीं है, हाउ द फैमिली हैव बीन सपोर्टिंग, फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया इतने साल? फैमिली ने सपोर्ट किया, फैमिली इंजॉइंग ऑल्सो। शुरू में फैमिली इंजॉय करती है, लेकिन बाद में फैमिली को दिक्कत होने लगती है, क्योंकि आपका फैमिली लाइफ सफ़र करता है। आपको अपने फैमिली लाइफ में से टाइम सोशल लाइफ के लिए देना होता है। तो बेसिकली जो टाइम आप अपने फैमिली के साथ स्पेंड करते थे, उसमें से आप टाइम चोरी करके थोड़ा सा सोसाइटी वर्क को देते हो, सोशल वर्क को देते हो। तो फिर बाद में वो फैमिली को अच्छा नहीं लगता कि उनका टाइम कम गया है। तो लेटर ऑन फैमिली विल स्टार्ट कंप्लेनिंग, क्योंकि अब आप टाइम कम देते हो, घर पे टाइम कम रहते हो। बच्चे आपको कंप्लेन करेंगे कि आज कभी आपको पिक्चर जाना है, कहीं और जाना है, लेकिन आप सोसाइटी के वर्क के लिए जा रहे हो, आप मीटिंग में जा रहे हो। दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल स्टार्ट हैपनिंग आफ्टर अ ईयर और 2। तो सर, जैसे आपने बताया कि बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ RWAs, ये आप 7 साल प्रेसिडेंट रहे। आई एम श्योर ये बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा होगा। बहुत चीज़ें आपने जानी होंगी, सीखी होंगी, और बहुत सारे अपने सोसाइटी के लिए बहुत बढ़िया भी काम किया होगा। तो आपको कब लगा कि यार मेरे को RWA का मेंबर बनना चाहिए, RWA का? मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं अपने सोसाइटी में 2008 से रह रहा हूँ, बट आई वॉज नेवर इन्वॉल्व इन RWA और दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स और सोशल वर्क। आई वॉज हैपन टू बी वेरी साई पर्सन, लो प्रोफाइल है, साई पर्सन जो अपने काम से मतलब रखता है, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता है। बट ये घटना है 2017 की। उस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ 256 लोग हुआ कर सकते थे। हर सोसाइटी ने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। हमारे भी सोसाइटी में एक घटना है, मुझे याद आ रहा है, एक मिस्टर मंगला थे, उन्होंने सोसाइटी के RWA ग्रुप पे लिखा कि मेरी वाइफ सोशली बहुत एक्टिव है, तो मेरी वाइफ को इस ग्रुप में मेंबर बना दो, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगी। तो जो लोग सोसाइटी के RWA से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने उनको रिवर्ट किया व्हाट्सएप पे कि नहीं, एक घर से एक ही लोग मेंबर हो सकता है, तो आप क्विट कर जाएं तो आपकी वाइफ को हम ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल। शायद बाद में वो क्विट कर गए तो उनकी वाइफ को ऐड कर दिया गया, तो ये नहीं हुआ था ऐसा। उस घटने के 2-3 महीनों के बाद की बात है, ये बात जनवरी 2017 की है। हमारे यहाँ एक फ़ीमेल रेसिडेंट को उस वक्त की RWA ने सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया। अच्छा। और उनके हस्बैंड ऑलरेडी सोसाइटी व्हाट्सएप ग्रुप में थे। तो एट वन फाइन डे ड्यूरिंग लंच टाइम में स्क्रॉल कर रहा था व्हाट्सएप, मैंने उस चीज़ को देखा कि उनको ऐड किया, तो मैंने लिखा कि अभी 2-3 महीने पहले मिस्टर मंगला ने लिखा था, तब आपने जैसे जवाब दिया था कि एक घर से एक ही लोग मेंबर हो सकता है, आज उस नियम को क्यों नहीं फॉलो किया गया, आज वो रूल क्यों चेंज हो गया? ऐसा होना चाहिए था, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम, ऐसा हो गया, इक्वलिटी की बात नहीं रही। व्हाट्सएप में जनरली जैसे होता है, बात निकलती तो फिर वो दूसरा लिखेगा, फिर तीसरा लिखेगा, होते गए। तो वैसे में फिर कुछ लोगों ने मुझे रिप्लाई किया RWA की तरफ से कि सोसाइटी में 26 जनवरी का फंक्शन होने वाला है, उसको वो लेडी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसलिए उनको ऐड किया। मैंने फिर अगला क्वेश्चन कर दिया कि उनको अगर ऐड किया तो उनके हस्बैंड को रिमूव कर देते, फिर उनको ऐड करते, तो इक्वलिटी की बात तभी रहती कि हाँ, एक घर से एक फैमिली होता वो। हाँ। तो उस पर एक RWA से जुड़े भाई साहब ने, मिस्टर रहमान नाम है उनका, उन्होंने अच्छा। मुझे लिखा कि अपने आप को ज़्यादा तेज़ बनते हो, कभी ये काम करके दिखाओ तो पता चलेगा कि ये आसान नहीं होता है, लोगों को मैनेज करना है, चीज़ों को मैनेज करना है। एंड दैट्स हाउ आई बिकम, क्या लोगों ने नायक चूज कर लिया कि हाँ, ये बंदा हमारा वॉइस हो सकता है। एंड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर 27 मई 2018 से 3 अगस्त 2025 तक मैं अपनी सोसाइटी का आपको एक दिन याद होगा है। हाँ। नहीं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि किसी ने एक तरीके से चैलेंज थ्रो करा आपके ऊपर कि भाई कर सकते हो तो तुम करके दिखाओ। वही एक टर्निंग पॉइंट है मेरा आने का कि आपने कोई सवाल उठाया इक्वलिटी का, कि सभी के साथ एक जैसा होना चाहिए, किसी के साथ कुछ वैसा नहीं होना चाहिए।
जो भी कानून हो सोसाइटी में, जो भी गाइडलाइंस हो, रूल्स हो, सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए। इस पे मैंने कुछ सवाल उठाया तो मुझे बोले कि भाई आप ज़्यादा तेज अपने आप को नहीं बनो, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था कि आई केम टू द RW। सो आई थिंक दिस टर्न आउट टू बी अ वेरी परफेक्ट मोमेंट इन योर लाइफ, और आज टेन्योर 9 साल से ऊपर हो गया है कि हम प्रूफ ही कर रहे हैं और परफॉर्म ही कर रहे हैं तब से लेके कॉन्टिन्यूसली। नहीं, हेयर आई वुड करेक्ट यू। फेडरेशन का मेंबर, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी वही हो सकता है जो सोसाइटी में ऑलरेडी सर्विंग मेंबर है। ओके। तो आई हैव बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन AOA गाजियाबाद in year 23, September 23. All right. So in this September, I have just completed 2 years as a president of Federation AOA Ghaziabad. Okay. So you have to be the president of some society, then you can become this. Not just president, you have to be a 10 committee member of your society. Then only you can participate in the federation. Perfect. So for the viewers, I would like to contribute कि जो फेडरेशन ऑफ द सोसाइटी है जो सारी RWS को रन कर रही है, सो एज ऑफ नाउ हैट्स ऑफ टू दीपक सर कि ही इज़ हैंडलिंग फैमिलीज मोर देन 1,25,000, क्योंकि 220 से ज़्यादा सोसाइटी सर की फेडरेशन के अंडर में आती हैं, जिनका ऑन एन एवरेज हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो 1.25 लाख से 1,30,000 फैमिलीज़ को केटर कर रहे हैं सर आज की डेट में। और उनमें कंसेंसस लाना, उनकी मास प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके, और जितने भी सारे नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, DM लेवल की प्रॉब्लम्स और NHAI, NGT, जितने भी डिपार्टमेंट्स आप सोच सकते हैं कि आपकी सोसाइटी के आसपास परफॉर्म करते हैं, you just talk about water drainage, water supply, bad water quality. It's a way more long journey than what we are supposed to think and what we know. So insight की बात करते हैं। My next question is कि जब आपने इमेजिन ही नहीं किया था कि आपको इस पोजीशन में डाल दिया जाएगा, राइट? और somebody just asked you to perform in that when you literally went into it and did it. तो आज इतने सालों के बाद आप अपने अंदर क्या बदलाव देखते हैं कि अगर आप इस पोजीशन में आपको नहीं डालते तो आप क्या होते हैं एज ए इंडिविजुअल, और इतना करने के बाद फॉर द सोसाइटी एंड द फॉर होल सिटी, व्हाट इज़ द बिगेस्ट 2 चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व इन योर सेल्फ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी सोसाइटी की बात करता हूँ कि मेरी सोसाइटी को क्या गेन हुआ, एंड फॉर माई सेल्फ शायद मुझे अपनी इस पोटेंशियल का ज्ञान ही नहीं होता अगर मैं इस पोस्ट पद पे नहीं आता। तो मेरे अंदर ये पोटेंशियल है या आई कैन डू दिस, ये मुझे पता ही नहीं चलता। मैं अपनी सोसाइटी की बात बताता हूँ। मेरी सोसाइटी का नाम है आम्रपाली विलेज, एंड वो इंदिरापुरम में एक मेन बहुत काला पत्थर चौक है, वहाँ पे है। बट जैसा उसका नाम है आम्रपाली विलेज, उसका जाने का रास्ता भी वैसा ही था, वो विलेज नुमा ही था। एक जनता फ्लैट है, जनता फ्लैट के बीच से होके जाता है। एंड बिल्डर ने जब सोसाइटी के लोग रह रहे थे वहाँ पे, तो बिल्डर ने उनको प्रॉमिस किया था कि हम इसको हाईवे से कनेक्ट करेंगे। तो लोगों में ये उत्सुकता थी कि ये कनेक्ट होगा, बट बेसिकली वो फॉल्स प्रॉमिस था। जो NH और सोसाइटी के बीच में इंडिविजुअल लोगों की ज़मीनें थीं, तो उस ज़मीन को शायद बाय करता बिल्डर, ऐसा प्रॉमिस था। बट बिल्डर इज़ ऑलवेज नोन फॉर फॉल्स प्रॉमिस, नहीं हुआ। व्हेन आई बिकेम द सोसाइटी RWA प्रेसिडेंट, एक बार मतलब पब्लिक का मन रखने के लिए हमने रास्ता रोको आंदोलन किया था, टू गेन द अटेंशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल अथॉरिटीज़। उसमें उस वक्त के जो हमारे इलाके के विधायक होते हैं वो विधायक भी आए थे, बहुत सारे मीडिया ने भी उसको कवर किया था। एंड वन ऑफ माय रेसिडेंट हु इज़ अ लीडिंग जर्नलिस्ट, ही टोल्ड मी दैट टाइम कि एक अनिल अग्रवाल जी हैं जो BJP के राज्यसभा सांसद हैं, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ, वो आपको GDA में मदद करेंगे। हमारा जो रोड का इशू है वो GDA से रिलेटेड है, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से। मैंने कहा ठीक है, करवा दीजिए। एंड हमने जो रास्ता रोको आंदोलन किया था, वो आंदोलन से ज़्यादा ये था कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी के लोगों को ये संदेश देना था कि हाँ, हम उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम काम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में हमें खुद ही नहीं मालूम था कि वो काम कैसे होगा, क्या होगा।
उन्होंने जर्नलिस्ट ने उस दिन बोला कि मैं मिलवाता हूँ आपको, बात आएगी, ख़त्म हो गई, 6 महीने कुछ नहीं हुए। मुझे लगता है 6-8 महीने के बाद वन फाइन डे वाइल आई वाज इन ऑफिस, जो मेरे नेबर हैं वो हैपन टू बी अ लीडिंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने मुझे कॉल किया। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं बीजेपी के ऑफिस में हूँ एंड बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह जी के पास हूँ। अरुण सिंह जी को आप जानते हो? मैंने कहा नहीं। तो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी, मैंने कहा नाम सुना, और राजनाथ सिंह जी के सारू हैं ये आपका जीडीए में मीटिंग करा देंगे, आप कब जा सकते हो? तो मैंने कहा भाई इतनी अच्छी बात बता रहे हो, जब तुम बोलोगे मैं तब चला जाऊँगा, छुट्टी ले लूँगा। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको 10 मिनट में दोबारा कॉल करता हूँ। उनका 10 मिनट के बाद दोबारा कॉल आ गया कि डे आफ्टर टुमारो सुबह 11 बजे आपकी मीटिंग फिक्स करवा दी है अरुण सिंह जी ने, आप जाके मिल लीजिए। जीडीए की वाइस चेयरमैन उस वक्त कंचन वर्मा होती थी, आईएएस ऑफिसर कंचन वर्मा जीडीए की वाइस चेयरमैन थी। मैं, मेरे कलीग थे वो उस वक्त सेक्रेटरी होते थे सोसाइटी के, मिस्टर नायर, और जॉइंट सेक्रेटरी अमित शर्मा, हम 3 लोग मिलने के लिए गए। कंचन वर्मा को हमने एक स्लिप भेजा, केयर ऑफ अरुण सिंह बीजेपी जनरल सेक्रेटरी। विदिन 5 मिनट उन्होंने हम लोग को बुला लिया। उनसे जाके हम लोग मिले तो उन्होंने पूछा कि क्या पर्पस है आने का आपका। उनको हम लोगों ने बताया कि ये सारी दिक्कत है, और रिटर्न में एक हम लेटर दे के आए थे। उन्होंने लेटर रख लिया। फिर उन्होंने बोले कि 1 महीने के बाद आइए। ये घटना है 2019 की। हर 1-2 महीने पे हम लोग मिलते रहे, हर 1-2 महीने पे हम लोग मिलते रहे उनको। ऐसा हम लोग का उनसे, आप उसको लाइजनिंग हमने डेवलप किया, एक बॉन्डिंग हमने डेवलप की कंचन वर्मा जी के साथ। जिस दिन हिंडन एयरपोर्ट का उद्घाटन होना था मार्च 2019 में, उस दिन फाइल पे ऑलमोस्ट साइन हो चुका था। एक पद होता है CAPT, चीफ आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर, उनका एक आखिरी साइन होना था। ही वॉज मिस्टर जैदी वॉज CAPT दैट टाइम ऑफ GDA। जब उनके टेबल पे गया, हम लोग का लिंक ऐसा था, फाइल एक टेबल से निकल के दूसरे टेबल पे कैसे जाती थी वो मुझे पता चल जाता, तो वो हमने ऐसा नेटवर्किंग बना रखा था वहाँ पे। जब CAPT के पास फाइल गया तो उन्होंने बहुत सारी पुराने फाइल आम्रपाली बिल्डर के निकाले दिए थे। तो फिर ये पता चला कि ये रोड ऐसे नहीं बन सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इलीगलिटी शामिल है। तो CAPT ने बहुत सारी फाइलों को लेकर फिर मुझे GDA वाइस चेयरपर्सन के कमरे में लेके गए, कंचन वर्मा जी के कमरे में, और वहाँ पे उन्होंने मैम को बताया कि मैम अगर इस फाइल पे अप्रूव किया जाएगा तो आम्रपाली बिल्डर में पहले भी GDA के 2-3 स्टाफ सस्पेंड हुए थे, फिर आगे कभी ऐसी दिक्कत आ सकती है। तो कंचन वर्मा जी ने उनको सिर्फ इतना ही बोला, देखिए क्या हो सकता है, इनकी मदद करनी है, बस इतना ही बोला। वो इशारा शायद मिस्टर जैदी के लिए काफ़ी था, मतलब उसमें शायद ऐसा था कि कंचन वर्मा चाहती हैं कि इनकी मदद हो जाए, की जाए कुछ भी। तो फिर जैदी साहब ने हम लोगों को बाहर लेके आए। फिर जैदी साहब ने फिर उसका दूसरा रूप पाए बताया। उन्होंने बोला कि नहीं, ये हम कल आपके सोसाइटी पे आके दोबारा इसका सर्वे करेंगे, फिर बताएंगे। वो आए, सर्वे भी किया उन्होंने। दोबारा जो ड्राफ्टिंग होती है वो ड्राफ्टिंग चेंज की गई। वो हिंदी में ड्राफ्टिंग लिखी होती है, सरकारी कामों का जो ड्राफ्टिंग होता है वो हिंदी में लिखा होता है। उन्होंने ड्राफ्टिंग चेंज करवाया। पहले के ड्राफ्टिंग में क्या था, हम रोड मांग रहे थे कि सोसाइटी के लिए एक रोड बना के दिया जाए, ये किया जाए, वो किया। बाद की जो सेकंड ड्राफ्टिंग हुई उसमें उन्होंने चेंज किया कि एक GDA का पार्क है, पार्क के साथ लगे GDA की खाली पड़ी ज़मीन है जिस पे गाँव वालों ने कब्जा कर रखा है, उससे आने जाने का रास्ता दिया जाए। हमारे सोसाइटी में लगभग 4.5-5 लोग रहते हैं, बूढ़े हैं, बच्चे स्कूल जाने वाले। तो एक रास्ता, वैकल्पिक रास्ता मिल जाने से उनको सुविधा होगी। उस तरह हमने फिर एक नया ड्राफ्ट तैयार किया। नया ड्राफ्ट तैयार होने के बाद वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से निकलता है, फिर वो भूमि के स्तर पे आता है, जो लोग लैंड प्लानिंग देखते हैं वहाँ से निकल के फिर CAPT। लेकिन फाइनली फिर हमने दिसंबर, कोविड से ठीक पहले
1 जनवरी 2020 को उस रोड का ओपनिंग हुआ एंड ओपनिंग करने के लिए हमने बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह जी को बुलाया था, जिनके कहने पे, जिनके रेफरेंस से वो लिंक मिल पाया, वो काम हो पाया। वह रिमार्केबल है मेरी सोसाइटी में। वो एक अपने आप में हिस्ट्री बन गया। वो इसलिए हिस्ट्री बन गया कि जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी वो काम हो गया। बट उससे भी बड़ी बात ये है इसमें, ये मैं RWA से जुड़े लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ, जो लोग भी समाज सेवा से जुड़े हुए बोलना चाहते हैं। जनरली ऐसा कहा जाता है कि पॉलिटिशियन बिना पैसे लिए काम नहीं करती, कुछ नहीं। इस काम में एक पैसे नहीं खर्च हुए। क्या बात है सर। एक पैसे नहीं खर्च हुए। तो जो मैंने लेसिंग सीखा, या जैसे लोग कहते हैं कि जो बड़े बुजुर्गों का ब्लेसिंग होता है, वो होता है राइट टाइम ऑन राइट प्लेस। आई वॉज ऑन राइट टाइम एंड राइट प्लेस। किसी के कहने पे बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह जी ने कंचन वर्मा जी को फ़ोन कर दिया, वो वॉज हैपन टू बी ए GDF वाइस चेयरपर्सन दैट टाइम। कंचन वर्मा जी ने हमारी बातों को ध्यान से सुना और उसका समाधान करके दिया। कहीं भी एक पैसे का कुछ खर्च नहीं हुआ। जबकि इसमें बहुत सारी जटिलताएं थीं। जटिलताएं क्या थीं? ज़मीन का नापी करवाना, वो अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ था, क्योंकि वहाँ पे गांव वालों की ज़मीन लग रही थी, सोसाइटी की भी ज़मीन थी, गांव की ज़मीन थी, GDA का पार्क था। तो जो लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट है, गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट का लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट, GDA का लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट, उन लोग से जॉइंटली नाप करके फिर ज़मीन को निकालना था कि GDA की ज़मीन, पार्क की ज़मीन कहाँ से कहाँ तक आती है। हमने उन सब मद में कहीं भी एक पैसा खर्च नहीं हुआ, ना किसी ने हमसे मांगा। आज भी जब उस चीज़ों को याद करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे गॉड गिफ्ट है, मतलब आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग है कि इतना बड़ा काम हो गया। उस रोड के बन जाने से हमारी सोसाइटी हाईवे से कनेक्ट हो गई है। तो जो मैंने बताया कि नाम ने विलेज था, गांव जैसा लुक था, वो अचानक से हाईवे से कनेक्ट हो गया, एक अल्टरनेट रोड हो गया। सोसाइटी का लुकआउट चेंज हो गया, सोसाइटी के फ्लैट्स की कीमत बढ़ गई, और ऐसा होने से पब्लिक का एस्पिरेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पब्लिक को लगा कि हाँ, ये नामुमकिन काम हो सकता है तो और भी काम हो सकता है। तो वो होता है कि पब्लिक की आशाएं बढ़ जाती हैं। तो वो मेरे लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट रहा सोसाइटी के लिए भी। बहुत बहुत कमाल की स्टोरी सर, क्योंकि ऐसी स्टोरी बहुत इंस्पायर करेगी लोगों को। एंड मैं समझ सकता हूँ कि क्यों आपको लग रहा है कि जो बहुत सारे लोग थे सोसाइटी के, उनकी आशाएं भी बढ़ी, लोग इंस्पायर भी हुए, उनको लगा कि वाकई में, जैसे कि आपने कहा कि बिना 1 रुपया खर्च किए आपने इतना ऐतिहासिक काम कर दिया कि उसको हाईवे से कनेक्ट भी कर दिया, जिसकी वजह से सबका भला हुआ जी। वाकई में सबका भला, सबका साथ, सबका विकास हो गया। और मुझे ये जानना था कि इस सब में बहुत पेशेंस लगी होगी, जैसा आपका सुन के लग रहा है कि एक जगह से उधर जगह लगे, तो उस समय हिम्मत ना हारना और ये कोशिश डटे रहना कि नहीं, करवा के छोड़ेंगे, ये मेरे को लगता है वाकई में जब भी आप अपने लाइफ में कभी भी किसी डिफ़िकल्ट परिस्थिति में आते होंगे और ऐसे किस्से को याद करते होंगे, तो वाकई में लगोगे यार वो कर दिया तो फिर ये भी कर देंगे। हिंडन एयरपोर्ट का उद्घाटन आई थिंक ये मार्च 2019 की बात है, 17-18 मार्च, मतलब सन 15 से 20 मार्च के बीच की बात होगी। उस दिन वो डेट था कि उसके बाद वो लोकसभा इलेक्शन का आचार संहिता लागू हो जाता है, तो फिर आप कोई काम का ऑर्डर नहीं हो सकता। सही बात है। तो वो काम रुक जाता है। तो हम लोग उसके पहले 1 महीना ऑलमोस्ट डेली GDA विजिट करते थे। GDA में लोग हम लोग को ऐसा समझते थे कि GDA ऑफिसर्स है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली आके GDA VC के कमरे में जाते थे। तो लोगों, वहाँ के स्टाफ को लगता था कि ये सब कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है जो आता है सीधे VC मैम के कमरे में जाते हैं। तो उस दिन वाकई बहुत निराशा हुई थी कि उतना नज़दीक आके आपको काम है। लेकिन वही एक अच्छी नीयत हो, सबसे बड़ी चीज़ है, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। रूरल इलाकों में कहा जाता है कि अच्छी नीयत से बरकत होता है। नीयत अगर आपकी अच्छी हो, असंभव से असंभव काम को भी शायद संभव करके दिखाया जा सकता है। वाकई में शायद दिखाया जा सकता है। Perfect, sir. What a great message for the viewers and for all the members again in the RWA, performing or not performing. आप ex member हैं या current RWA में, please do think beyond the boundaries. This is the message from this whole incident कि
बाउंड्रीज से दूर भी हम जो पॉसिबल इम्पॉसिबल है, बिकॉज आई नो एग्जैक्टली वेयर द सोसाइटीज़, और उस सोसाइटी से नेशनल हाईवे का डिस्टेंस काफ़ी अच्छा है. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 400-500 मीटर से भी ज़्यादा का डिस्टेंस है टू कनेक्ट दिस टू द नेशनल हाईवे. नहीं, जो शॉर्टकट बना वो दैट इज़ अराउंड 150 मीटर. 150 मीटर्स, सो दैट्स अ ह्यूज पॉइंट. और स्पेशली जब आप अथॉरिटी की लैंड के ऊपर बात कर रहे हैं, किसी ने एक्वायर किया हुआ है या डिस्प्यूटेड है, नॉन डिस्प्यूटेड है, वट एवर सिनेरियो, मतलब 1 साल का डेडिकेटेड हार्ड वर्क और पेशेंस, हैट्स ऑफ टू यू सर. एंड आई एम श्योर आपने कहा कि एक सोसाइटी के लिए बहुत ग्रेट एग्जाम्पल आपने लीड किया इसको लेकर के. रेजिडेंट्स मस्ट बी एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट. और ये उस दौर की बात कर रहे हैं सर जो मुझे याद है कि जब 15-20 साल पहले हाई राइज की बात होती ही नहीं थी एनसीआर में, तब ये सोसाइटी डेवलप हुई थी, बन रही थी. और ये बिल्डर भी बहुत पुराना है उस टाइम में, एनसीआर के टाइम पे. तो अब जब मैं अगर पिछले 8-10 साल की बात करूं तो हो सकता है कि लोग हाँ बोलें कि बिल्डर का कोई प्रॉमिस है या हम बिल्डर को इन्वॉल्व कर लेते हैं, बट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बिल्डर यू वेंट इनटू द स्ट्राइड एंड प्लेड लाइक straight and best knocks of your life. best knocks of your life. अच्छी नीयत आपको किसी भी टॉप टू टॉप लेवल पे लेके जा सकती है. अगर आपकी नीयत सही है, यू कैन अचीव हायर पोजीशन इन योर लाइफ. So that's too new. सर माय क्वेश्चन इज़, अभी आपने थोड़ी देर पहले ना एक वर्ड जिक्र किया था जो मैंने अपनी सोसाइटी में सुना था, डिप्यूटी रजिस्ट्रार. सो हम थोड़ा सा व्यूअर्स को ना इसके बारे में अवेयर कर देते हैं, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम RWA, लेट्स से व्हाट आई एक्सपीरियंस अबाउट डिप्यूटी रजिस्ट्रार इन आवर सोसाइटी. जब RWA3 ने RWA4 को हैंड ओवर किया था तो देयर वाज सम डिस्प्यूट हैपेंड इन द इलेक्शंस. तो RWA3 जो था सर हमारा यहाँ पुराना वाला, वो एग्री करने को तैयार ही नहीं था कि जो नया इलेक्शन के थ्रू RWA सेलेक्ट हुआ है वो पॉजिटिवली हुआ है या उसमें कोई गैम्बल नहीं है. तो उन्होंने एलिगेशन लगा दिया कि री इलेक्शन होना चाहिए हर हाल में. तो उस 3-4 महीने के प्रोसेस में वी हैड एक्टिंग प्रेसिडेंट, और उन्होंने कुछ ऐसा प्रॉब्लम उठाया था कि शायद हम बाहर से कोई बंदा हायर करेंगे, मे बी ट्रेजरर, तो जो न्यूट्रल होकर के सब कुछ चेक करेगा हमारे अकाउंट्स. एंड सो व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिप्यूटी रजिस्ट्रार एंड व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट? देखिए, ये जितनी भी संस्थाएं बनती हैं वो एक चिट एंड फंड ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का. वहाँ से आपको लाइसेंस लेना होता है. ओके. वहाँ से लाइसेंस लेना होता है. तो रजिस्ट्रार चिट्स एंड फंड ये एक डिपार्टमेंट है, हर स्टेट में होता है. रजिस्ट्रार चिट्स एंड फंड हु सिट्स इन कैपिटल. जैसे ये हरियाणा के लिए चंडीगढ़ में बैठते होंगे, यूपी के लिए लखनऊ में बैठते हैं. रजिस्ट्रार चिट्स एंड फंड, उस डिपार्टमेंट का हर ज़िला में ऑफिस है. तो ज़िला में जो उनके बैठते हैं उनको डिप्टी रजिस्ट्रार कहा जाता है. जितने भी बड़े ज़िले हैं सभी ज़िले में डिप्टी रजिस्ट्रार होते हैं. कितनी बार ऐसा भी होता है छोटे ज़िलों में नहीं तो 2-3 ज़िलों को मिला के एक जोन बना दिया जाता है जो कि एक डिप्टी रजिस्ट्रार उस ज़िले के काम को देखता है. तो डिप्टी रजिस्ट्रार का काम होता है जितनी भी संस्थाएं होती हैं, नॉट ओनली RWA, कोई भी समिति बनती है, आप मंदिर का समिति बना लीजिए, कुछ भी जो संस्था, उसका रजिस्ट्रेशन होगा वो डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑफिस से होता है. कोई भी संस्था चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑफिस से होता है, रजिस्ट्रार चिट्स एंड फंड के ऑफिस होता है. तो सोसाइटी के RWA का भी, सोसाइटी के RWA को डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ से अपने को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ता है. और जैसा आप देखते हो जितनी भी सोसाइटी है, सारे सोसाइटियों में ये टांग खिंचाई लगी रहती है, टांग खिंचाई लड़ाई लड़ी रहती है. हमेशा कुछ न कुछ असंतुष्ट होते हैं, कुछ सपोर्ट में होते हैं, ये हमेशा बना रहता है. ये ऐसा माहौल आ गया है कि इसमें मीडिया की वजह से भी है, क्योंकि लोगों में जागरूकता ज़्यादा है एंड अवेयरनेस ज़्यादा है, एस्पिरेशन भी ज़्यादा है. तो पॉलिटिक्स शायद इंडिया में ऐसे भी ज़्यादा रहता है. तो जैसे कांग्रेस BJP चलता रहता है, उसी तरह सोसाइटी में भी ये पक्ष विपक्ष चलता रहता है. जो लोग पक्ष में हैं कुछ लोग उनके सपोर्ट में रहेंगे, कुछ लोग विपक्ष में हैं तो वो हमेशा विपक्ष की बात की तरह कुछ न कुछ उसकी टांग खिंचाई करते रहें कि नहीं ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ. तो ये जो डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट के सेटलमेंट डिप्टी रजिस्ट्रार क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से इंटरफेयर कुछ हो सकता है, कोई गाइडलाइन, तो वो डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ हो सकता है. तो डिप्टी रजिस्ट्रार उन चीज़ों को देखते हैं कि हाँ ये ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है. सर बिफोर द पॉडकास्ट वी स्टार्टेड हम एक बड़े अच्छे टॉपिक पे बात कर रहे थे
अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत हाईलाइट किया, स्ट्रे डॉग्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे. सो आई वॉज पर्टिकुलरली हाईलाइटिंग यू कि हम लोग नाम को हाईलाइट नहीं करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, बट आपका एक्सपीरियंस बहुत ही मतलब मेरा तो माइंड ब्लो हो गया जब आपका एक्सपीरियंस सुना मैंने. मतलब आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी, लेट्स सपोज, और ऑल ऑफ अ सडन समबडी कॉल्ड मी कि यार आपके खिलाफ तो FIR हो गई. बेलेबल वारंट है, नॉन बेलेबल वारंट है, FIR हो गया है, और जिसके बारे में मुझे अवेयरनेस नहीं है इतना ज़्यादा, या मैं किस बंदे को अप्रोच करूं, या मैंने ऐसी क्या बात कह दी. तो सर हम रीसेंट इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे थे, स्ट्रे डॉग्स के ऊपर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईलाइट किया अभी कि सारे स्ट्रे डॉग्स को उठा करके एक शेल्टर प्रोवाइड कराना चाहिए और कुछ एक स्ट्रीमलाइन पोजीशन करना चाहिए. क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोग भी रोड्स पे ड्राइव करते हैं 50, 60, 70 की स्पीड पे भी है, तो उनकी जान को भी खतरा है, हमारी जान को भी खतरा है, अदर वे अराउंड, राइट. तो इसके ऊपर जो आपके साथ एक घटना घटी कि एक FIR हुआ, राइट, जिसके बारे में आप बिल्कुल अवेयर भी नहीं थे, राइट. सो व्हाट वाज इट ऑल अबाउट, एंड क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो RWA को सोसाइटी में लेने चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्ट्रे डॉग्स. ये एक बहुत बड़ी समस्या है, स्ट्रे डॉग की समस्या. इस दिल्ली NCR में मुझे लगता है प्राय सोसाइटी इस समस्या से जूझ रहे हैं, और ये ऐसा समस्या है जिसका समाधान होता हुआ नहीं दिख रहा. अभी आप देखो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि सारे स्ट्रे डॉग्स को रिस्पेक्टिव नगर निगम, जो दिल्ली NCR के नगर निगम है, उनको सोसाइटी से कैच करके शेल्टर होम में डालें, और सारे नगर निगम को आदेश दिया कि आप उसके लिए शेल्टर होम बनाइए, वहाँ CCTV मॉनिटर कीजिए, वहाँ पे कीजिए. अधिसंख्यक अगर आप परसेंटेज की बात करें तो मुझे लगता है 70%, 80% लोग इससे खुश हुए इस डिसीजन से. लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो 20%, 30% वो इसके विरोध में थे, जो कि एनिमल के पक्ष में, हाँ, एनिमल केयर गिवर्स, लवर्स के बजाय एनिमल केयर गिवर इज राइट वर्ड की, एनिमल केयर, पेट केयर गिवर्स, तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई. अंततः अगर आप देखो तो सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को वापस ही लिया, मॉडिफाई किया उन्होंने, तो ऑलमोस्ट वो वापस ही लिया कि वैसे स्ट्रे डॉग्स या जो रेबिज है उनको सिर्फ शेल्टर में रखा जाए, बाकी को जहाँ है उनको छोड़ दिया जाए. इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स इशू. होता क्या है, सोसाइटी के लोग इस बात को नहीं समझते हैं. सोसाइटी में क्या होता है, देखिए हम आप सभी लोग किसी न किसी दूसरी जगह से सोसाइटी में शिफ्ट किए हैं, ठीक है. पहले हम कहीं और रहते तो वहाँ से एक बेटर जगह पे हम यहाँ आए हैं, तो हमें लगता है हमारे बच्चों को ज़्यादा अच्छी जगह मिलेगी, ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, हमारे बच्चे को पार्क की फैसिलिटी मिलेगी, मेरे बच्चे को स्विमिंग पूल मिलेगा, क्लब मिलेगा, वॉकिंग एरिया मिलेगा, खेलने का जगह मिलेगा, ये सारा चीज़. लेकिन वहाँ पे स्ट्रे डॉग का आतंक होगा, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था. हम इमेजिन करते ही नहीं इस चीज़ को सोसाइटी सेटअप में इमेजिन करते. लेकिन ये सारी सोसाइटियों में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि स्ट्रे डॉग से बच्चे परेशान होते हैं, बच्चों को काटता है, एल्डरली को काटता है, वीमेंस को काटता है, अकेले वीमेंस बहुत सारे. तो उनको लगता है कि नहीं, कुत्ते को बाहर कर दो सोसाइटी से, वो कुछ नहीं से. लेकिन ये एक गैर कानूनी है, आप इसको कर नहीं सकते. जब आप कानून के तहत देखें तो स्ट्रे डॉग्स का कहा गया है कि जो जिस टेरिटरी में वो रहना शुरू कर देती है वो उसकी टेरिटरी मानी जाएगी, उसको आप अपने टेरिटरी से नहीं हटा सकते. अच्छा. अगर वो सोसाइटी के पार्क में रहने लग गया तो आप उसको वहाँ से नहीं हटा सकते. बेसमेंट में रहने लग गया तो अपनी आप सोसाइटी के अंदर इंटर ना करें उसी चीज़ को आप रोक. लेकिन एक बार वो सोसाइटी के अंदर इंटर कर गया फिर आप उसको नहीं हटा सकते. तो यहाँ पे ही होता है रेसिडेंट का इमोशन और एस्पिरेशन, सेंटिमेंट. रेसिडेंट का सेंटिमेंट होता है जैसे भी मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला दो, लेकिन आप उस चीज़ को कर नहीं सकते, क्योंकि आप करोगे तो वो गैर कानूनी हो जाएगा. क्योंकि आप सिर्फ अपने इलाके के नगर निगम को लिख सकते हो, नगर निगम उस डॉग को ले जाते हैं, लेकिन 10 दिन के बाद फिर दोबारा आपके यहाँ छोड़ जाएगा. मेरे साथ घटना घटी थी. आई बिकम सोसाइटी RWA प्रेसिडेंट ऑन 27 मई 2018. ये 2019 की घटना है, फरवरी 2019 की घटना है. शायद मैं भी जोश में नए प्रेसिडेंट, हाँ आप कह सकते हो.
मैंने कुछ वैसे लोगों से बात किया जो कि सोसाइटी से डॉग को हटाने का उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं हटा दूंगा, उसको सोसाइटी से 20-25 किलोमीटर दूर ले जाके छोड़ देंगे। हमने उनसे बात कर लिया, वो आ गए। जैसे ही डॉग्स को जैसे ही आप पकड़ना शुरू करते हैं तो डॉग भौंकना शुरू कर देता है। हाँ, वायलेंट हो जाते हैं काफ़ी। हाँ, और फिर वो एक डॉग भौंकता है तो फिर सारे डॉग को लग जाता है कि समथिंग अनयूजुअल इज हैपनिंग। वो डॉग की आवाज़ सुन के जो सोसाइटी के पेट लवर्स हैं, पेट केयर गिवर्स हैं, वो लोग भी नीचे आ गए, उनको भी कान खड़े हो जाते हैं कि उनका क्या तो हो रहा है, कि दिल ऐसा दुख क्या रहा हो होगा, रहा है। इमोशन है पूरा। हाँ, तो उन लोगों ने कुछ वीडियो बना लिए। तो उन लोगों ने पहले हमें बोला कि आप ऐसा नहीं कीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये कानून के खिलाफ है। हमने जोश में उस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। हमने कहा कि अरे हमने तो हटाना है, हम तो करेंगे ही, उनकी बातें सुनाना। तो उन लोगों जो लोग भी एक्टिविस्ट होते हैं उनका नेटवर्क बहुत तगड़ा होता है, वो आपस में बहुत कनेक्टेड होते हैं। हमारी सोसाइटी की घटना 1 घंटे के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे विख्यात हो गई। अरे बाप रे। कनाडा, वो व्हाट्सएप ग्रुप में कनाडा, फ्रांस, कहाँ सारे एनिमल एक्टिविस्ट कनेक्ट हो गए कि यहाँ एनिमल क्रूएल्टी हो रही है बहुत ज़्यादा। हाँ, वो वीडियो सर्कुलेट कर दिया उन्होंने। आधे घंटे के बाद एक संस्था है PFA, पीपुल्स फॉर एनिमल, अच्छा, जो कि डॉग्स के लिए काम करती अच्छा। है मेनली। उनके कुछ लोग हमारे सोसाइटी के गेट पे आ गए, तो हमने उनको अंदर आने की परमिशन नहीं दी। तो वहाँ पे सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेशन और PFA के बीच में एक वर्बल क्लैश हो गया। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कर रहे हैं, हमने कहा कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद हमने उस ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ कर दिया। जो सोसाइटी के डॉग्स को बाहर भेजने का हमारा प्लान था करने का, उसको हमने कॉल्ड ऑफ कर दिया। लेकिन PFA के लोगों ने उन लोगों ने उसको एज ए ऑफेंस माना कि हमने उनकी बातों को नहीं ध्यान दिया। उसी दिन शाम को अराउंड 9-9:30 मुझे एक जर्नलिस्ट का कॉल आया कि आपके ऊपर FIR हुआ है, आपको इस पर क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया। मैंने कहा FIR हुआ है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपके ऊपर PFA ने FIR किया है, आज आपके सोसाइटी में घटना घटी थी ना डॉग्स की। मैंने कहा हाँ हुआ था, क्या हुआ था? मैंने कहा कि ऐसे से हमने बुलाया था लेकिन फिर हमने उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके ऊपर तो FIR हुआ है कि आपने एक कुत्ते को मार के सोसाइटी के गेट के बाहर डाल दिया था। वो लोग उसको लेके हॉस्पिटल गए, लेकिन रास्ते में ही डॉग की डेथ हो गई। मैंने कहा कि ये तो झूठी बात है, ये बात तो नहीं हुई थी। अच्छा। मैंने बुलाया था एक बंदे को, जो इससे बात हुई थी कि वो सोसाइटी के बाहर कर देगा सोसाइटी के डॉग्स को, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन ऐसा कुत्ते को मार के घायल कर दिया, ये नहीं हुआ। ये थोड़ा उन्होंने बढ़ा चढ़ा के मसाला डाल दिया, FIR हो गया। तो ऑब्वियस से मतलब फर्स्ट टाइम आई वाज हर्ड हियरिंग दिस थिंग कि FIR हो गया। एक आम आदमी के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि अरे भाई मेरे खिलाफ FIR हो गई है। सोशल प्रेशर से ज़्यादा फैमिली प्रेशर हो जाता है कि FIR हो गया, ये हो गया, नाते रिश्तेदार का। उससे पहले सवाल आता है कि मैंने तो पहले ही मना किया था जिंदगी के लिए। एनीवे, FIR हो गया। फिर अगले दिन हमने पता वगैरह लगाया। हम लोग जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स लोगों से मिले, सभी लोगों ने यही कहा कि इसमें बचना मुश्किल है। मतलब ये देखिए, मतलब कानून ऐसा है। मैं RWA के जुड़े लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है और बहुत ही गंभीरता से इस पे काम करने की जरूरत, क्योंकि जो पब्लिक का सेंटिमेंट होता है आपकी सोसाइटी के रेसिडेंट का, वो चाहता है कि आप तुरंत डॉग को बाहर कर दें। स्पेशली जो सोसाइटी के RW में 10 लोग में 4 लोग को ऑफिस बेरर कहा जाता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर। बाकी 6 लोग जो होते हैं मेंबर होते हैं। तो बेसिकली जो 4 प्रिंसिपल ऑफिस बेरर होते हैं उनके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पब्लिक का एक्सपेक्टेशन होता है कि तो तुरंत डॉग को बाहर कर देगा। कानूनन आप कर नहीं सकते। मैं डिस्ट्रिक्ट के टॉप ऑफिसर्स से मिला, उन लोगों को बताया कि हमने तो ऐसा किया नहीं, लेकिन मेरे ऊपर ऐसा FIR हो गया है। बट कहीं से भी मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था कि कोई मदद मिल पाएगी। अच्छा। हमने एक और भी काम किया। ऑब्वियस है कि सोसाइटी में भी इस बात को लेकर गुस्सा था कि FIR क्यों हो गया। बिल्कुल।
सोसाइटी के रेसिडेंट, सोसाइटी से लगभग 50 महिलाओं ने इंदिरापुरम थाने पे जाके हमने प्रदर्शन किया मेरे सपोर्ट में। अच्छा, इंदिरापुरम थाने पे जाके सोसाइटी की महिलाओं ने मेरे सपोर्ट में प्रदर्शन किया कि ये गलत एफआईआर की गई है। हाँ, हाँ। ऐसा हुआ नहीं था कुछ भी। हाँ, और हाँ, लेकिन उसके भी उल्टे परिणाम हुए। उसके उल्टे परिणाम ये हुए कि पुलिस भी फिर नाराज़ हो गई। ओहो, पुलिस भी नाराज़ हो गई कि तुम भाई मेरे ऊपर ही प्रेशर बनवा रहे हो, मैं तो अभी कुछ किया भी नहीं हूँ, तुम मेरे ऊपर ही प्रेशर बनवा। क्योंकि मीडिया में आने लगता है ना, मीडिया में आने लगता है तो मीडिया दोनों चीज़ें छापती है। मीडिया एफआईआर वो भी चीज़ छाप रही है, और ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये भी छाप रही है। लेकिन फिर मेरे एक जर्नलिस्ट फ्रेंड हैं, उन्होंने पीएफए टॉप लेवल पे बात की। हमने उनको फिर एक एश्योरेंस दिया कि नहीं, हम दोबारा इस तरह की घटना नहीं करेंगे। तब जाके फिर पीएफए ने उस केस को विड्रॉ किया। अदरवाइज फिर वो लीगल वे में आगे बढ़ता, आपको जाके कोर्ट में अपने आप को डिफेंड करना पड़ता। एंड इट्स नॉट ए ईजी थिंग, क्योंकि ये जो कानून है एनिमल क्रुएल्टी, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप एनिमल को डंडा भी नहीं दिखा सकते, वो भी एनिमल क्रुएल्टी में आता है। वाह, अच्छा। मतलब कोई भी वैसा काम नहीं कर सकते जिससे एनिमल के अंदर फियर आ रहा है, वो एनिमल क्रुएल्टी में आ रहा है। मारना तो दूर की बात है, आप डंडा भी नहीं दिखा सकते, डंडा से भगा रहे हैं तो वो भी एनिमल क्रुएल्टी में आ रहा है कि यू कैन बी बुक्ड अंडर द एनिमल क्रुएल्टी। सर, ये तो हमारे सबके लिए बहुत बड़ा लेसन है एक्चुअली इसमें, कि कितनी बार जब आप RWA मेंबर इलेक्ट हों, चाहे प्रेसिडेंट हों चाहे वाइस प्रेसिडेंट हों, और बिल्कुल सही कहा आपने सर कि लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि तुरंत एकदम नायक मूवी जैसा इम्पैक्ट हो, लेकिन उसके करने के चक्कर में लेने के देने पड़ जाते हैं। तो हमेशा प्रोसेस फॉलो करें, जो भी सारे कायदे कानून जो भी होने चाहिए किसी भी इशू को रिजॉल्व करने के लिए, उसको पहले अच्छे से समझें और फिर उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई करें। नहीं, बहुत थैंक यू सर सो मच कि आपने इतनी अच्छी स्टोरी बताई हमें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए अवेयरनेस भी है। एक एनिमल क्रुएल्टी को लेके थोड़ा डेफिनेशन में और क्लैरिटी भी आई, हमें भी काफ़ी चीज़ें नहीं पता थी जो पता चली। उसके साथ साथ क्या कहते हैं, ये जो इतनी बड़ी घटना घट गई कि भाई हम करने तो कुछ और गए थे और वो कुछ और गया। इसमें दो चीज़ मैं और बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, जब आप चीज़ों को झेलते हो तब आपको ज्ञान होता है। मतलब वो कहते हैं ना, वो ठोकर लग के इंसान ठोकर लग के ज़्यादा ज्ञान आता है। सोसाइटी में ये जो पेट केयर गिवर्स हैं और एंटी डॉग जिसको बोलते हैं, कि भाई एक नॉर्मल लोग हैं वो एंटी डॉग कहलाते हैं, जिनको डॉग नहीं पसंद है, और जो उनको लाइक करते हैं वो जो पेट केयर गिवर्स हैं। सोसाइटी में जो अगर डॉग को फीडिंग करा रहे हैं उसको ज़्यादातर लोग हेट करते हैं। अच्छा, उसको हेट इसलिए करते हैं, सपोज जैसे मैं डॉग को नहीं लाइक करता, ये मेरे बच्चे को काटा है, तो मुझे लगता है कि अच्छा उस टावर की लेडी तो उस डॉग को खाना खिलाती है, तो उसकी वजह से डॉग मेरे बच्चे को सोसाइटी में है नहीं रहता। मतलब अगर वो लोग खाना नहीं देगी तो डॉग ऐसे ही चला जाएगा। कितनी बार ऐसा होता है, जो फीडिंग कराते हैं उनका फ़ोटो सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे लोग सर्कुलेट कर देते हैं। अच्छा, कि सपोज कि वो लेडी खाना खिलाती है या वो पर्सन जो है वो खाना खिलाते हैं, इनकी वजह से ये एनिमल्स हैं यहाँ पे। हाँ, अच्छा, ठीक है, वो भी एनिमल क्रुएल्टी में आता। आप वैसा नहीं कर सकते। नहीं सर, सुन के भी लग रहा है तो एक्चुअली में देखिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो अच्छा काम कर रहे हैं। और ठीक है, मैं समझ गया कि जिनकी फैमिली में भी जिसके बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, किसी एल्डरली को कुत्ते ने काट लिया, उनके लिए तो ये फीलिंग आ सकती है कि हाँ जी ये गलत कर रहे हैं। अगर ये ऐसा ना करते तो मेरे बच्चे को नहीं काटता डॉग। अभी ऐसा देखा गया ज़्यादातर सोसाइटी में कुत्ते से ज़्यादा बड़ी समस्या हो गई है ये जो पक्ष विपक्ष की है लड़ाई। अच्छा। जो कुत्ते के पक्ष में जो जिनको आप डॉग लवर्स कहते हैं या जो पेट केयर गिवर्स हैं और जो एंटी डॉग है, उनके बीच की जो लड़ाई, देखिए जो केयर गिवर्स हैं वो भी रेसिडेंट ही हैं। अगर हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं, सपोज 1000 फैमिली रह रही है, उसमें 50 फैमिली या 100 फैमिली वैसी है जो कि डॉग को खाना खिलाती है या डॉग को लाइक करती है, तो उनको हम लोग डॉग लवर्स कहते हैं कि हाँ ये तो डॉग लवर्स हैं, डॉग को खाना देते हैं, पार्किंग करते हैं। लेकिन है तो वो भी रेसिडेंट थी। बिल्कुल सर। उसी और हम भी रेसिडेंट, तो वो रेसिडेंट का जो दो ग्रुप बन जाता है डॉग को लेके पक्ष विपक्ष का, उनकी सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है।
तो सर एक चीज़ मेरे दिमाग में ये आ रही थी कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि है इससे रिलेटेड ही, कि लेट्स से कि हम एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि किसी सोसाइटी में आज फसाड रिपेयर की बहुत एक्सट्रीम अर्जेंसी है. अब आई डोंट नो कि किस रीज़न से नहीं हो पा रहा, कि कंसेंसस नहीं आ रहा है सारे मेंबर से, या उतना फंड नहीं है सोसाइटी से. और इस वर्स्ट केस सिनेरियो में लेट्स से कि कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया थ्रू लिफ्ट, या बालकनी क्रैश हो गई, राइट. तो कोई भी फटाल एक्सीडेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन दैट केस, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इन दैट केस? जो प्रेजेंट ऑफिस बेरर हैं, कुछ भी घटना होगी, अच्छी घटना या बुरी घटना, जो 4 प्रिंसिपल ऑफिस बेरर हैं, सोसाइटी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, वो अच्छा बुरा उनको ही भुगतना पड़ेगा. अगर कुछ अच्छा होता है उसकी वाहवाही उनको मिलेगी, जो कुछ भी बुरा होता है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा. XYZ किसी भी रीजन से रिपेयर नहीं हो पाया, लेकिन अगर कोई घटना घट गई, पुलिस प्रशासन उन 4 ऑफिस बेरर पे एक्शन लेगा. एक्शन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, लाइक क्या एक्सटेंट तक एक्शन हो सकता है इसमें? FIR. इसमें कितनी बार ऐसा देखा गया, हमारे गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में फेडरेशन के पास ये भी चीज़ें आती हैं कि बहुत सारी लिफ्ट की घटनाएं हो रही हैं या बालकोनी की घटनाएं हो रही हैं नोएडा में, तो प्रशासन बहुत ही सक्रिय रूप से उस सोसाइटी के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी पे FIR कर रहा है. वो लोग फेडरेशन के पास आते हैं कि भाई ये चीज़ें गलत है, मतलब ऐसा करने से तो कोई फिर सोसाइटी का काम ही नहीं करेगा. तो वहाँ पे फिर लोग प्रशासन को हेल्प मदद मांगते हैं. बट उसमें है कि जो सोसाइटी के प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, वो इमिडिएटली ट्रबल में आ जाते हैं. ऑल राइट. तो जो सोसाइटी का RWA है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि कंसेंसस बनवा के उस काम को पूरा करें. So another very important message for the viewers and especially who are the part of RWA, मतलब since even if there is no law कि हम लोगों को इतने साल बाद ये प्रैक्टिस में लाना है कि नहीं लाना, क्योंकि because recently I have seen lot of societies doing it, अब with good faith or maybe with some pressure, but please go for it because it's a very very sensitive और बहुत serious issue बन सकता है. Please don't wait for any malpractices or fatal accident to happen. So please proceed right away the moment you watch it. Bring out solutions, and if not, then you have federation to welcome you and bring consensus in lot more ways. So दीपक जी, बहुत सारी अच्छी बातें आपने कनेक्ट करी नीयत के साथ, और वाकई में ये बात सच भी है कि अगर आपकी नीयत सही है तो सब सही है. अगर रिज़ल्ट आए ना आए वो मायने नहीं रखता. मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि हमने सोसाइटी के सेटअप के बारे में बात की, RWS के बारे में बात की, फेडरेशन के बारे में बात की. कोई ऐसा किस्सा या परिस्थिति जिसने आपको भी वाकई में एहसास दिलाया हो कि यार वाकई में हमारा जो पड़ोसी है, जो हमारा एक फैमिली का सेटअप हमने बना रखा है सोसाइटी में, उसका महत्व, उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी ताकत, कोई ऐसा किस्सा आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? कोविड का जो हमने कोविड झेला है, मेरी सोसाइटी वन ऑफ द हॉट स्पॉट थी कोविड में. अच्छा. मई 2021 में ऐसा था, आई थिंक ये 4th या 5th में की बात तो हो गई. NDTV ने आके मेरा इंटरव्यू किया था सोसाइटी के अंदर में, एंड फिर उसके बाद बहुत सारे आए थे. देश के सारे मीडिया में मेरी सोसाइटी बैड रीजन से न्यूज़ में थी फॉर द कोविड हॉट स्पॉट. अच्छा. आउट ऑफ 1000 फैमिली अप्रॉक्स मोर देन 300+ फैमिली कोविड से अफेक्टेड थे उस वक्त. अच्छा, मोर देन 30% ऑफ द सोसाइटी यस कोविड से अफेक्टेड थे. एंड बहुत ही डिफ़िकल्ट पीरियड रहा है कोविड हमारे लिए, हमारे सोसाइटी के लिए. हमने बहुत सारे लोगों को खोया भी है कोविड में. मेरी सोसाइटी ने अप्रॉक्स 40 से ज़्यादा डेथ हुई थी कोविड में. बट उस वक्त हमने देखा है कि अगर एकता से काम किया जाए तो आप बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हो. मेरी सोसाइटी में हमने कोविड के दरमियान कम्युनिटी किचन चलाया है. कम्युनिटी किचन में हमने रेसिडेंट के सहयोग से चलाया है, रेसिडेंट के लिए रेसिडेंट के सहयोग से चलाया है.
उसके लिए फ़ंड भी हम सभी रेसिडेंट ने आपस में कंट्रीब्यूट करके इकट्ठा किया है। कम्युनिटी किचन में हमने एक कुक को बाहर से बुलाया था, बाकी मदद जो सोसाइटी के जो मेंटेनेंस स्टाफ है वो कर रहे थे। सभी लोगों का रहने का, खाने का, लॉजिंग, फूडिंग, सोसाइटी के मेंटेनेंस स्टाफ का भी हमने सोसाइटी के अंदर ही कर रखा था, क्लब में, सोसाइटी के क्लब में। क्योंकि सोसाइटी सील थी हमारी उस वक्त, तो सोसाइटी के क्लब में हमने मेंटेनेंस के स्टाफ के रहने की व्यवस्था कर दी थी और एक कुक को बुलाया था और वो लोग एक कम्युनिटी किचन भी चला रहे थे, खाना बना रहे थे। सोसाइटी के वैसे 250-300 फैमिली जिनके घर में जो कोविड के पेशेंट था, खाना नहीं बन सकता था, उनको हमने उस टाइम पे 2 टाइम का खाना उपलब्ध कराया था, लंच और डिनर। यह एक आपसी तालमेल से, आपसी सद्भाव से किया गया, ये अचीव किया गया एक बहुत बड़ा काम है। तो अगर सोसाइटी के रेसिडेंट मिल के चाहें तो इस तरह की परेशानियों को भी संभाला जा सकता है, उस पर आप विजय पा सकते हैं। तो सर, कम्युनिटी फूड की जो आप बात कर रहे थे, तो उसमें जो आपके लाइक यू वांटेड टू से कि जो इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बिंग टीम की जो हमारा आरडब्ल्यूए का है, तो वो सब खाना बना रहे थे लाइक फॉर द होल रेजिडेंट्स? यस, जो सोसाइटी जब सील हो जाती है, सोसाइटी के बाहर से कोई नहीं आ सकता और सोसाइटी के अंदर से बाहर कोई नहीं जा सकता एक्सेप्ट इमरजेंसी सर्विसेज, एक्सेप्ट इमरजेंसी सर्विसेज। तो उसमें हमने क्या किया था, एक कुक को बाहर से हायर करके अंदर बुला लिया था, उनको सोसाइटी में रहने का जगह दिया था। बट जहाँ 60 फैमिली के लिए खाना बने तो उसमें मदद करने वाले भी आदमी आपको चाहिए, तभी तो हो पाएगा। एब्सोल्युटली। वो मदद करने का काम जो सोसाइटी का मेंटेनेंस स्टाफ होता है, सोसाइटी का मेंटेनेंस स्टाफ कौन होता है? प्लम्बर होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है, कारपेंटर होता है, लिफ्टमैन होता है, एलटी पैनल वाले, तो वो लोग ही होते हैं। तो उन लोगों का भी हमने सोसाइटी के अंदर ही रहने का इंतजाम कर दिया था, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकते, बाहर जाके आ नहीं सकते थे, तो वो भी सोसाइटी के अंदर रहते। तो वो सारे लोग कम्युनिटी किचन में मदद करते थे। जो 60 फैमिली के लिए हम लोग खाना बना रहे थे, कभी कभी मुझे लगता है 60 से ज़्यादा भी हुआ था, उनको कम्युनिटी किचन, तो हमने उनको खाना उपलब्ध कराया। एक दूसरी चीज़, जब कोविड का पीक टाइम था, सिलेंडर अरेंज करना, ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करना, हमने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके हमने 8 सिलेंडर अरेंज कर रखे थे, 8 सिलेंडर। बट सिलेंडर से ज़्यादा उस सिलेंडर को भरवाना अपने आप में चुनौती है। एक बार की मुझे ध्यान है, हमने अलीगढ़ भेज के सिलेंडर को फिल करवाया था। ऑक्सीजन की कॉस्ट 8000 थी, लेकिन वो अलीगढ़ भेजना और अलीगढ़ से लाना, उसमें 25,000 या कुछ ऐसे पैसे खर्च हुए थे, क्योंकि उस पर कोई जाने को तैयार नहीं था, तो ड्राइवर को अरेंज करना। लेकिन उससे भी ज़्यादा महंगा वो ऑक्सीजन था। वो ऑक्सीजन उस पर कितना महंगा था, और हमने बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई है। उस समय पे टाइमली ऑक्सीजन उपलब्ध करा के हमने बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई है। और बहुत सारे कोविड में जो लोग अफेक्टेड थे, जिनके घर पे खाना नहीं बन सकता था, उनको खाना उपलब्ध कराया है, तो उससे भी उनकी मदद हुई है। देखिए, अगर घर में खाना नहीं मिल पाएगा तो सारा फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगा। एब्सोल्युटली सर। दूसरी प्रॉब्लम, जिनके भी घर पे डेथ हुई थी, उनको हम लोगों ने उस फैमिली के लिए, उस डिकेज के लास्ट राइट्स में हेल्प किया है कि हाँ, उनका लास्ट राइट्स अच्छे से हो जाए। एक मुझे घटना याद आ रही, वन ऑफ माई नेबर हैव कॉल्ड मी कि मेरी मदर की डेड बॉडी पिछली सीट पे रखी हुई है, ठीक है। वो हॉस्पिटल, उसके पहले मेरे पास कॉल आया था कि वो हॉस्पिटल लेके गए हैं। उस वक्त आईसीयू मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आईसीयू मिलना बहुत, उसके लिए Impossible भी करनी होती थी कि भाई इसको आईसीयू में जगह दे दो, आईसीयू में जगह दे दो। आई रिमेंबर वन ऑफ माई नेबर हैव कॉल्ड मी कि मैं सोसाइटी के नज़दीक आ गया हूँ, मदर की डेड बॉडी पिछली सीट पे है, आप प्लीज़ अलाउ करा दो, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर वाले एक बार आखिरी बार देख लें उनको, एक बार आखिरी बार देख लें उसको। अब देखिए, इतना डिफ़िकल्ट डिसीजन है, इतना डिफ़िकल्ट डिसीजन इसलिए है, एक तरफ एक बंदा जो अपनी माँ को खो दिया है, वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे घर वाले मेरी माँ को देख लें, एंड दूसरी तरफ सोसाइटी के अदर रेसिडेंट, उनको अगर पता लगे कि सोसाइटी में एक डेड बॉडी को लेके आया जा रहा है, तो वो अलग हंगामा करेंगे। एंड यू वर द प्रेसिडेंट? या, आई एम द प्रेसिडेंट।
एंड ही हैज़ आस्क्ड माई हेल्प, लेकिन मैंने अलाउ किया उनको। यू अलाउड? हाँ, मैंने अलाउ किया उनको। मैंने उनको अलाउ किया कि ठीक है आप थोड़ी देर के लिए लेके आ जाइए। जब वो सोसाइटी के अंदर आ गए तो वो 2 घंटे की बात पूरी रात में बदल गई कि नहीं अब पूरी रात यहीं पे रहते हैं। फिर हमने क्या किया, वो गाड़ी जहाँ पे खड़ी थी पार्क किया तो उस गाड़ी को कॉर्डन किया हमने। वो नहीं खतरा लिखा हुआ एक तार सा आता है, डेंजर का साइन जो हाँ उसमें कर डेंजर देते हैं। साइन होता है, फेंसिंग उससे- करके मार्क कर दिया। हाँ, अब डेंजर करके मार्क कर दिया तो सोसाइटी ग्रुप में हो गए कि इस गाड़ी में ऐसा क्या है कि डेंजर मार्क लिखा हुआ है ऐसा। लेकिन कितनी बार होता है आपको डिसीजन लेना पड़ता है। अगर मैं वो डिसीजन लेता कि उसको अलाउ नहीं करूं तो शायद मुझे भी हमेशा लगा रहता कि उसकी एक आखिरी इच्छा थी, मैं नहीं कर पाया, मतलब वो आखिरी इच्छा थी कि उसके फैमिली वाले देखें। और अगर मैं अलाउ कर देता हूँ तो एक रिस्क था कि कहीं फैल, लेकिन मैंने अलाउ, तो कितनी बार ऐसा होता है आपको लेना पड़ता है। हाँ, मेरी एक कज़न है, वो गायनेकोलॉजिस्ट है, लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट है, एंड दिल्ली के सीताराम भरतिया हॉस्पिटल में वो उस वक्त जॉब में थी, डॉक्टर थी। अभी उन्होंने चेंज कर लिया, अभी वो दूसरे हॉस्पिटल में है। वन ऑफ, देखिए बीइंग ए सोसाइटी प्रेसिडेंट आपको सोसाइटी में सभी लोग जानते हैं, एंड कितनी बार होता है आप उनकी उम्मीद बन जाते हैं कि ये आदमी मदद कर सकता है। आई रिमेंबर वन ऑफ माई नेबर, ऑब्वियस है वो नोन भी थे, उन्होंने फ़ोन किया कि उनके हस्बैंड को कैलाश हॉस्पिटल में बोला है कि कहीं दूसरी जगह एडमिट कराएं आईसीयू में, यहाँ पे अच्छी जगह नहीं है। मैंने फिर अपने कज़न से बात करी, उनको सीताराम भरतिया हॉस्पिटल में एडमिट करवा दी, बट वहाँ भी उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। तो जिनको एडमिट कराया था उनके घर वाले बहुत परेशान होते थे। तो उसमें फिर लगता था कि अगर उनके साथ कुछ हो जाएगा तो मैं भी अपने आप को हमेशा गिल्टी फील करूँगा कि मैंने वहाँ पे एडमिट कराया है, मैंने वहाँ पे, हो सकता है वो उससे कहीं और भी बेटर। मतलब कितनी बार ऐसा मैंने देखा है कि लोग लिटरली आईसीयू के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे कि किसी तरह हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, आईसीयू में एडमिट हो जाए। बहुत कठिन समय था सर एक मतलब इट्स अ वेरी सेंसिटिव और बहुत इमोशनल है ये सारा सिचुएशन। आई एम श्योर अनलाइक विद योर सोसाइटी की जहाँ 30% अफेक्टेड थे, तो जहाँ शायद 10-15% भी अफेक्टेड थे, तो आई थिंक सिनेरियो और सिचुएशन काफ़ी हद तक सिमिलर था। सो शेखर, शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था कि जब हम इस जर्नी में ऐसे घुसेंगे तो ऐसे किस्से जो कि मतलब हम दोनों के लिए छोड़ो, मतलब व्यूअर्स के लिए, और शायद जहाँ जहाँ ये भी स्टोरी शेयर होगी आने वाले टाइम में, तो नॉट जस्ट इन द टाइम ऑफ कोविड, दिस इज़ अ जनरल लर्निंग कि वेन एवर वी आर इन अ सोसाइटी, ऑफ कोर्स वी एक्सपेक्ट civilization, literacy, and then we compete with the people or better class to sit with, right? But जो ये चीज़ है ना, जो आपका गिव अवे होता है सोसाइटी में रहने का, वो ही एक मोटिवेशन है एक अच्छी सोसाइटी में रहने का। तो सर ने इतना क्रिस्टल क्लियर पूरे एपिसोड में जो मैसेज दिया ना, अगेन इंटेंशन, सिंस ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द सोसाइटी वेयर 300+ फैमिली वॉज अफेक्टेड, और सिर्फ 2 किस्से सुनाए हैं सर ने, तो आई एम श्योर 300 किस्से मल्टीप्लाई बाय 4-5 लोग एवरी मेंबर, तो 1500-1600 लोग जहाँ अफेक्टेड होंगे, एंड ही वॉज डीलिंग विद ईच एंड एवरी सिचुएशन, विद द लास्ट राइट्स, विद देयर हॉस्पिटल एंड एवरीथिंग, विद द जर्नलिस्ट, everyday food. and I mean, sir, hats off to you, commendable job once again, you deserve to be the position that you're holding today, first of all, okay, and I'm sure people are proud. I really wish कि हम लोग उस कम्युनिटी और सोसाइटी में रह रहे होते जहाँ आप एड्रेस कर रहे थे उसको। तो अभी आपने एक बीच में किस्सा बताया था जब हम थोड़ा सा ऑफलाइन थे, दैट सिक्योरिटी गार्ड, वो 1 मिनट के लिए आप बताएं कि उस सिक्योरिटी गार्ड ने सर की सोसाइटी में जो रोल प्ले किया ना, आई थिंक you will all have happy tears in your eyes after listening this. एक हमारे सिक्योरिटी अफसर, सोसाइटी का जो सिक्योरिटी होता है तो उसमें क्या होता है, 3 लेयर होता है। एक सिक्योरिटी अफसर होता है हु इज़ इन चार्ज ऑफ द सिक्योरिटी, उसके नीचे सिक्योरिटी सुपरवाइजर होते हैं, उसके नीचे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। मेरे सोसाइटी में एक सिक्योरिटी ऑफिसर है, उनका नाम है सुनील चौधरी। वो मेरे से उम्र में बड़े हैं,
तो उनको स्टाफ लोग चाचा बोलते हैं, हम लोग भी उनको उसी तरह रिगार्ड करते हैं, मतलब रिगार्ड से बात करते हैं, कभी भी उनको हम लोग स्टाफ की तरह ट्रीट नहीं करते, क्योंकि मेरे से उम्र में भी बड़े हैं। ही हैपन टू बी रिटायर्ड कॉप, वो पहले दिल्ली पुलिस में थे, यूपी पुलिस में थे। उस शख्स के ऊपर कहो तो एक गॉड की मेहरबानी ये है, या कहते हैं ना आदमी पुण्य के लिए काम करता है, तो जाने उन्होंने इतना पुण्य कमा लिया है कि पूछो मत। 50 से ज़्यादा लोगों के क्रिमेशन में उन्होंने मदद की है, और कुछ क्रिमेशन तो उन्होंने अपने अकेले बलबूते पे किया है, अपने अकेले बलबूते पे किया है। आई रिमेंबर 2 घटना मुझे स्पेशली ध्यान है, 2 घटना मुझे स्पेशली ध्यान है। एक बार ऐसा हुआ था, हमारे एक नेबर की कोविड में डेथ हो गई, तो मैंने वो अपने सिक्योरिटी ऑफिसर को हॉस्पिटल पे भेजा कि जाइए उनके क्रिमेशन का जो है वो करवा दी। एंड उस सुनील चौधरी जी जो सिक्योरिटी ऑफिसर, उनकी बड़प्पन देखो, कभी भी उन्होंने मना नहीं किया, जबकि हर लोग अपनी जान के लाले पड़े हुए थे कि मैं नहीं करूँगा, सब लोग अपनी जान देख लेंगे, कभी भी उन्होंने मना नहीं किया। वो हॉस्पिटल पे गए, हॉस्पिटल जाके उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर यहाँ पे तो 3 ही आदमी हैं हम लोग, जिनकी डेथ हुई उनका बेटा है, उनका साला मैं हूँ, कांधा देने के लिए भी तो 4 आदमी चाहिए होता है सर, तो कम से कम 1 या 2 आदमी तो और भेजो मेरे पास। फिर मैंने सिक्योरिटी गार्ड को भेजा अपने यहाँ से सोसाइटी से, एंड सिक्योरिटी गार्ड फिर वहाँ पे गया, फिर वो लोग उनको क्रिमेशन ग्राउंड लेके गए, उनको कांधा दिए कराया। आप देखिए इसमें बड़प्पन, वो सिक्योरिटी गार्ड जो 10,000-12,000 रुपये की नौकरी कर सकता है, वो इस काम के लिए मना कर सकता था, बिल्कुल, कि उसका काम नहीं है, वो तो जस्ट लेकिन किसी ने भी मना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ नीयत की बात, क्योंकि शायद हम एक अच्छी नीयत से काम कर रहे थे, अच्छे, इसलिए जब आप अच्छे नीयत से काम करते हो तो साथ देने वाले लोग मिलते चले जाते हैं। एक और ऐसी घटना बताता हूँ। सोसाइटी में 10 मेंबर होते हैं, ठीक है। आई रिमेंबर हमारे यहाँ एक अंकल हैं, वो हमारे RW कमेटी में मेंबर थे। ही वॉज हैपन टू बी इन चार्ज ऑफ सिक्योरिटी देखते थे। ही इज ए रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर। उनके वाइफ की डेथ हो गई थी कोविड में। हिंडन एयर बेस से वहाँ पे कोई हॉस्पिटल है एयरफोर्स वालों का, वहाँ पे एडमिट थी वो। वहाँ से उनको लाना था, और गाजीपुर क्रिमेशन ग्राउंड है, दिल्ली में पड़ता है, बॉर्डर के पास में, वहाँ पे लाना था। एंड जिस वो सुनील चौधरी जी की मैं बात कर रहा हूँ, सुनील चौधरी जी उस वक्त खुद बीमार थे, उनको भी शायद कोविड हो रखा था या तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन जैसे ही उनको ये बताया गया कि अंकल के वाइफ की डेथ हो गई है, उन्होंने कहा कि नहीं, इनके लिए तो मैं ज़रूर आऊँगा। और मैंने भी उनको रिक्वेस्ट किया कि अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तो थोड़ा आओ ये मदद करने के लिए, क्योंकि ये काम कराना है। ये उस वक्त का दौर था जब लोग PT किट में जाते थे क्रिमेशन ग्राउंड पे। तो वो बताते हैं कि वो लोग जब वहाँ पे गए गाजीपुर ग्राउंड पे, तो वहाँ पे जैसे वो अनाज मंडी में बोरा फेंका होता है ना, बोरियाँ फेंकी होती हैं, वैसे 250-300 डेड बॉडी पड़ी हुई थी, ठीक है, मतलब वो जैसे बोरियों की तरह। अब बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, या तो वहाँ पे जो आपके रिश्तेदार हैं उनकी डेड बॉडी को आप रख के छोड़ के आ जाओ, और दूसरा अपने सामने करवा के आ जाओ। ज़्यादातर लोग छोड़ के आना पसंद नहीं करते, क्योंकि आपका इमोशन जुड़ा होता है। हमारे केस में देखे तो जो हमारे वो अंकल थे सोसाइटी का, उनका इमोशन था कि भाई ऐसे कैसे छोड़ के आ जाए। तो फिर वो सुनील चौधरी जी ने, उनका वहाँ संपर्क था, चूँकि इस कोविड में हम लोग इतनी बार वो क्रिमेशन ग्राउंड पे चले गए थे, तो वो दोस्ती सी हो गई थी। उन्होंने वो अरेंज किया, अपने सामने वो क्रिमेशन किया, अकेले करवा, हैरत अंगेज। और ऐसा चीज़ है, मतलब हो सकता है सुनील चौधरी जी बाद में मुझे नाम, लेकिन ऐसी चीज़, लेकिन हमेशा आपको जब भी इस चीज़ को आप याद करेंगे, आपको एक सुखद एहसास होगा और प्रेरणा देगा। ये चीज़ आपको इंस्पायर करेगी। आप देखिए जो सोसाइटी का सिक्योरिटी ऑफिसर है, 25,000, 30,000, 40,000 रुपये जो सैलरी मिलता है, उसका ये काम नहीं है कि वो क्रिमेशन कराए और जान जोखिम पे डाल के, लेकिन वो लोग भी ऐसे, तो वही एक अच्छी नीयत
जब आप अच्छी नीयत से किसी भी डिफ़िकल्ट काम में भी हाथ लगाते तो आपको मदद करने वाले लोग मिल जाते हैं और काम पूरा हो ही जाता है। तो अच्छी नीयत रखनी चाहिए तो काम पूरा हो ही जाएगा। ये वाकई में सर अच्छी नीयत बहुत ज़रूरी है, पर एट द सेम टाइम मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा भगवान के बहुत ताकत है और Yes. हिम्मत है। उनका जो आपने जो भी किस्से बताए सुनील सर के, मुझे लगता है कि बड़ा ही बहुत ही इम्पॉसिबल एक आम आदमी के लिए इतनी एक और हिम्मत कर घटना पाना। याद है, इतनी मैंने बताया ना, चूँकि इतना बड़ा है इंसिडेंट, तो एक दो किस्से नहीं, इतने सारे किस्से हैं। एक बार याद है, एक टेनेंट हमारे सोसाइटी में रहते। जनरली क्या सोसाइटी में टेनेंट को थोड़ी उतनी इज्जत नहीं दी जाती है। एक सोसाइटी में ऐसा होता है कि अब टेनेंट है वो तो हाँ, एक माइंडसेट है कि हाँ टेनेंट है वो। इतनी इज्जत नहीं दी जाती है। एक बार क्या, बीइंग अ प्रेसिडेंट, कुछ भी अच्छी बुरी घटना होती है तुरंत आपको कॉल आ जाता है, और अगर आप पॉपुलर होते हैं तो और भी ज़्यादा लोग तुरंत एक्सेस करते हैं। एक बार आया कि एक अंकल जो हैं वो बीमार हैं। दो घटना ऐसी बताता हूँ, दो घटना मतलब याद करते हैं तो फिर ऐसी याद आ घटना- जाता है, सही बात है। एक अंकल थे, वो टेनेंट थे, वो इतने हैवी थे कि उनको उठा पाना मुश्किल था, ठीक है। एंड कोविड के टाइम पे आपको उतना मैन पावर नहीं मिल पाते ना। सुनील चौधरी जी ने, वो आई थिंक 7th 8th किसी भी फ्लोर पे थे, उनको अपने कंधे पे उठा के नीचे गाड़ी में लेके आए। क्या बात है सर। उनको अपने कंधे पे उठा के गाड़ी पे लेके आए, और मुझे लगता है उस दिन से लेके आज तक उनको कमर दर्द की प्रॉब्लम रही। वो आज भी ये कमर दर्द के साथ वो आगे भी रहेगी, लेकिन उस तक वो अंकल भी गुजर गए, लेकिन वो सिक्योरिटी ऑफिसर लेकिन हमारा उन्होंने था कि- तो अपना फर्ज बढ़ हाँ, के वो आगे कर बढ़ के निभाया, और क्या निभाया सर। मतलब मैं तो बहुत इंस्पायर हुआ उनकी स्टोरी सुन के। इतना सेल्फलेस हो पाना सर, ये पॉसिबल ही नहीं है वैसे तो। एक But- और घटना बताता हूँ। अब घटना से फिर घटना याद आ गई। एक फैमिली है हमारे सोसाइटी में, कोविड में उनके घर में दो घटनाएं हुई। उनकी मदर की भी डेथ हुई और उनके वाइफ की भी डेथ हुई। उनकी वाइफ की डेथ तो हॉस्पिटल में हुई थी, और शायद उसके बाद उनकी मदर की डेथ हुई। मदर की डेथ घर पे ही हो गई थी। उनके मदर की जब डेथ हो गई तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि लग रहा है कि शायद माता जी गुजर गई हैं, कुछ हरकत नहीं है। सुबह की बात थी। कोई ऐसा डॉक्टर हो सकता है जो आके घर पे पुष्टि कर दे इस बात की। हाँ, ये भी तो जरूरी है ना कि बिना इसके डॉक्टर कैसे आप किसी चीज़ को बोल दोगे। कि हमने बहुत सारे डॉक्टर को ट्राई किया। एक सोसाइटी के अंदर भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं ऐसे, उनको भी बोला, लेकिन सब ने मना कर दिया कि नहीं करो, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है। सुबह से शाम हो गया, कुछ भी अरेंज नहीं हो पाया। फिर फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाने की बात हुई। उस वक्त भी 4 सिक्योरिटी गार्ड को भेजा। वो 13th फ्लोर पे रहते हैं। 13th फ्लोर पे जाके वो माता जी को लाके गाड़ी में डाला। फिर वो फोर्टिस हॉस्पिटल लेके गए। फोर्टिस हॉस्पिटल को डिक्टेयर बोला, लेकिन देखो सोसाइटी में लगभग 5-6 लोग रहते हैं, 1000 से ज़्यादा फैमिली है। अगर एवरेज 3-4 लोग रहते हैं तो 4.5-5 लोग रहते हैं। किसी भी रेसिडेंट ने मदद नहीं की है, कोई भी रेसिडेंट आगे बढ़ के नहीं आया कि हाँ देखिए। हाँ सर है, और और गार्ड- कठिन समय था उस सबके लिए, कठिन समय। लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड, उसको मालूम है कि डेड बॉडी है, कोविड की डेड बॉडी है, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट करने पे कहने पे वो गया और उनको उठा के माता जी को ला के उनकी गाड़ी में डाला ताकि वो हॉस्पिटल ले जा सके। इन चीज़ों को आप हासिल नहीं कर सकता, इसका कोई मूल्य नहीं है। थैंक यू बोल के या हाँ, किसी हाँ, देख सर, के चीज़ का इनको तो मूल्य नहीं, ये सब शब्दों में बयान priceless ही नहीं कर अमूल्य सकते थे चीज़ कि है। हाँ, जो उन्होंने कर दिया वो मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल है। ये हो आम इंसान की ताकत के अंदर है ही नहीं। तो उन्होंने वाकई में बहुत बहुत बड़ा जिगरा दिखाया सर। मतलब ये जो भी किस्से उन्होंने बताया, उन सबके लिए बहुत बहुत रिस्पेक्ट और बहुत रिगार्ड। और हाँ, सिर्फ थैंक यू काफ़ी नहीं होगा, भगवान उन्हें बहुत ताकत और हिम्मत और बहुत अच्छा सुकून दे। यही कि जो सोसाइटी कहते हैं, जो सोसाइटी मतलब इन लार्ज ऐसे ही अच्छे लोगों से ही चलती है। हम आप ही एक अच्छा एग्जाम्पल पेश करेंगे तभी हो पाएगा। ऐसे ही जनरेशन चलता है। हम लोग जैसा करेंगे हमारे बच्चे उस चीज़ को देखेंगे, वो उस चीज़ को सीखेंगे। हमने भी शायद अपने पूर्वजों से सीखा होगा। तो एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, अच्छी नीयत रखनी चाहिए, और जहाँ तक संभव हो लोगों की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक जी, हमें आपके सारे किस्से सुन के
बहुत ज़्यादा प्रेरणा भी मिली, बहुत ज़्यादा लेसन्स भी मिले, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी मिले होंगे। बट कोई एक मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए इस शेख ऐश के एक्सपीरियंस को लेके आपके मन में हो? अच्छी नीयत रखिए, घड़ी के सुइयों की तरह चलते रहिए, घड़ी के सुइयों की तरह चलते, कभी रुक नहीं जाना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, जो कि जब लाइफ में कितनी बार होता है आप सक्सेस होते हैं, कितनी बार फेलियर भी होती है। किससे से बात चलता हूँ, मैं दिल्ली में इतने सालों से रह रहा हूँ, ये बात तो होगी समवेयर अराउंड 98-99 की, जब ये रिंग रोड की बस चला करती थी, मैं सेल्स की जॉब में था। एक बार मैं पंजाबी बाग के बहुत पीछे से बस में चढ़ा, मैंने एक आदमी को देखा जेब कतरा, वो जेब काट रहा था किसी की, ठीक है, मैंने उसको पीछे से रोका, कुछ ऐसे किया, उसने मुझे एक थप्पड़ मारा ऐसा। बाप रे। वो बेसिकली मुझे इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहा था कि ऐसे कोशिश करे, लेकिन वही आदमी फिर थोड़ी देर के बाद जाके, आधे घंटे के बाद जाके फिर मुझे सॉरी बोला। अच्छा। सॉरी बोला। एक और ऐसी घटना बस में ही, एक बार क्या, बस में आगे से मैं चढ़ रहा था तो बस के ड्राइवर ने अच्छे से बात नहीं किया, लेकिन फिर शायद मैं काफ़ी देर के बाद वहाँ उतर तो उस आदमी ने अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोला। तो लाइफ इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल, लाइफ इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल। यू हैव टू ऑलवेज लर्न, यू हैव टू ऑलवेज लर्न। किसी भी एज में लर्निंग की समय ख़त्म नहीं होती है। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू इम्प्रूव। मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप समाज को नहीं बदल सकते। अगर सामने वाले में, ये समाज में कोई खामी है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं। और हम सभी अगर अपने आप को मॉडिफाई करते चलेंगे तो समाज अपने आप ठीक बेहतर हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे पहले अपने आप को ही ठीक करना होगा, तभी दूसरे लोग ठीक हो पाएंगे। हाँ। और अच्छी नीयत रखा जाए तो जरूर आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल नहीं सर, आपको आपकी ये बात सुन के मेरे को याद आ गया, आई थिंक गांधी जी ने कहा है कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो वाकई में। और सर हमारा शेख ऐश का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? काफ़ी अच्छा रहा, अच्छा काम शुरू कर रहे हैं आप लोगों ने, अच्छा इनिशिएटिव है, ग्रो कीजिए। फिर कभी मुलाकात होगी शायद, फिर किसी नए टॉपिक पे जरूर, मुझे उम्मीद है ऐसी। थैंक यू सर। सो टू आवर व्यूअर्स, दिस वाज मिस्टर दीपक कुमार एंड हमें बहुत मज़ा आया इनके साथ, बहुत सारे किस्से सुन के। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कैसे अगर आप सही नीयत और अच्छी हिम्मत दिखाएं तो कुछ भी पॉसिबल है। सो यस, हम आमतौर पे बहुत सारे हंसी मजाक के किस्से करते हैं, लेकिन आज सर ने काफ़ी इमोशनल कर दिया हमें एंड हम सब काफ़ी इमोशनल हुए। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी दिखा कि अच्छाई जो है वो कभी भी ज़ाया नहीं जाती। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू शेख ऐश, लेट अस नो कौन से टॉपिक्स, किस प्रकार की इश्यूज़ आपको परेशान करते हैं आपके RWA में, एंड वीड बी हैप्पी टू ब्रिंग दम ओवर एंड डिस्कस दम विद आवर गेस्ट। So thank you so much. Keep watching Sheikh Ash. Don't forget to subscribe and press the bell icon. Thank you.